नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग हो रही है, यूएनएससी की खासकर मीटिंग हो रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसका चेयरमैन इंडिया है। और ये जो मीटिंग है ये इस बात पे हो रही है कि अफगानिस्तान में क्या एक प्लानिंग की जाए जिससे कि अफगानिस्तान में शांति बनी रहे, क्योंकि वहाँ पर तालिबान का खतरा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है। तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सा रोड मैप बनाया जाए जिससे कि तालिबान को शांत करते हुए अफगानिस्तान को थोड़ा सा शांत किया जाए, थोड़ा सा एक पीसफुल किया जाए और वहाँ पर इतनी हानि ना हो जितनी वहाँ पे मारकाट मची हुई है। अब इसमें क्या हुआ है कि इंडिया ने पाकिस्तान को इनवाइट करने से मना कर दिया है। ना सिर्फ इनवाइट नहीं किया, मतलब बुलाया ही नहीं बात करने के लिए, बल्कि बोला है कि आप पाकिस्तान जो है वो खुद ही तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। अब ये सब बातें हो रही हैं, तालिबान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इसका ओरिजिन क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो एक कहानी पता होना बहुत जरूरी है, एक हायरार्की पता होना बहुत जरूरी है, इतिहास पता होना बहुत जरूरी है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, तभी हम इस चीज़ को ढंग समझ पाएंगे। और GS2 में हमारा जो टॉपिक है इंटरनेशनल अफेयर्स, उसको हम ठीक से लिख पाएंगे आंसर। देखिए, बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जर्मनी हार गई, लेकिन दो बहुत बड़ी महाशक्तियां जन्म लेती हैं, अमेरिका और रशिया, जिसे हम USSR कहते हैं। USSR कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर चलता है, ठीक है, कम्युनिज्म को आगे लेकर चलता है। और जो USA है वो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। और ये जो आइडियोलॉजी की वॉर है, ये एक तरह से कोल्ड वॉर में तब्दील होती है। कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है कि शीत युद्ध होगा, लड़ाई नहीं होगी, बम बारूद नहीं गिरेंगे, लेकिन ग्रुपिंग हो रही है, लोगों को अपनी अपनी टीम में शामिल किया जा रहा है और दूसरे देशों को या दूसरी आइडियोलॉजी को या दूसरे ग्रुप वालों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और अपनी जो विचारधारा है उसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। रशिया, USSR है, वो चाहता है कि जो कम्युनिज्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फैले। अमेरिका चाहता है कि कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फैले। इसलिए बहुत सभी देश जो हैं इसके पीछे एक तरह से प्रोपेगेंडा चलता है और सभी देशों को एक तरह से फोर्स किया जाता है कि वो उनका ग्रुप ज्वाइन किया जाए। इस बीच में एक और धड़ा निकलता है जिसको हम बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट, नैम, NAN, नैम, जिसको लीड इंडिया करता है। यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, ये लोग करते हैं, जो ये बोलते हैं कि भाई हम न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, हम अपना फैसला खुद ही करेंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे इंटरेस्ट पे चलेगी, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी, हम सिर्फ अमेरिका और रशिया के कहने से कुछ नहीं होगा। खैर, अभी नैम की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर की। अब कोल्ड वॉर अपने पीक पे चला, कभी रशिया आगे, कभी अमेरिका आगे। इसी बीच में जो USSR है वो अफगानिस्तान के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, क्योंकि USSR चाहता है कि साउथ एशिया में आ सके, मतलब यहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो वो इसी में अफगानिस्तान में आ जाता है। और अफगानिस्तान में वो चाहता है कि उसके सपोर्ट से कोई सरकार बने और वो सपोर्ट से एक तरह से कम्युनिस्ट सरकार बने और कम्युनिज्म वहाँ फैल जाए। अगर वहाँ कम्युनिज्म फैलेगा तो अमेरिका जो पाकिस्तान पे भी वो कंट्रोल कर सकता है और इंडिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब जब USSR वहाँ पहुँच गया है तो अमेरिका का पहुँचना लाजमी है, अमेरिका भी आता है। अब अमेरिका आता है तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका डायरेक्टली नहीं आता है, अमेरिका वहाँ पर मुजाहिदीन क्रिएट करता है, मुजाहिदीन को पैसा देता है, फंड देता है और कहता है कि तुम USSR या अफगान सेना से लड़ो। वहाँ पर मुजाहिदीन को पैसा मिलता है, हथियार मिलते हैं, ट्रेनिंग मिलते हैं और वो लोग USSR से लड़ना शुरू कर देते हैं। लगभग 10 साल का वायलेंस होता है, 10 साल का युद्ध चलता है और USSR का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनको अफगानिस्तान के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उनको वहाँ का जोग्राफी नहीं पता, टेरेन नहीं पता और गर्मी से, मौसम से बहुत उनको दिक्कत आती है और काफ़ी नुकसान के बाद जान माल का नुकसान होता है, हथियार का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है और काफ़ी समय के बाद 1989 में USSR ये डिसाइड करता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें कुछ नहीं मिला और वो चला जाता है। USSR के जाने के बाद मुजाहिदीन बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं होता है और एक तरह से वो रूल करने की कोशिश करते हैं, पूरा रूल कर ही रहे होते हैं उनका। अब इसी बीच में जब मुजाहिदीन होते हैं वो तो खैर अपना काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन कुछ और भी ग्रुप्स वहाँ बन जाते हैं। इसमें एक ग्रुप है तालिबान का।
अब तालिबान असल में एक उसके पश्तून जगह, एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक पश्तो इलाके रहते हैं जहाँ पे पश्तो पठान रहते हैं, पश्तून जिन कहते हैं। वो पठान जो है, पश्तून है, वो उनका एक ग्रुप है। तालिबान का असल एक शाब्दिक अर्थ होता है स्टूडेंट, और एक तरह के स्टूडेंट, इस्लामिक स्टूडेंट्स होते हैं ये। और ये क्या करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी मुजाहिदीन से थोड़ी अलग होती है। होते ये भी इस्लाम को ही फॉलो करने वाले हैं, मुजाहिदीन भी इस्लाम फॉलो करते हैं, पश्तून भी, जो आपके तालिबान भी है वो भी इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन डिग्री ऑफ इस्लाम में थोड़ा फर्क है। कुछ ज़्यादा कट्टर है, कुछ थोड़े कम कट्टर है, इस तरह का करता है। तो तालिबान है वो ये बोलता है कि भाई मुजाहिदीन जो है ये बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस कर रहे हैं या अत्याचार कर रहे हैं इस तरह से, और अब हमें इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि बहुत करप्ट हैं ये, करप्शन भी करते हैं ये लोग, और इनकी जो लाइफस्टाइल है वो इस्लामिक या शरिया से अलग हो चुकी है, शरिया से अलग हो गई है। और अब हमारी जिम्मेदारी है, हमें नैतिक जिम्मेदारी है कि हम खड़े हों और जो लोग इस्लाम की टीचिंग से हट गए हैं हम उनको लाइन पे लेकर आए। तालिबान जो जिसको मतलब है स्टूडेंट, वो तालिबान खड़ा होता है और इनके खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, अब तालिबान को सपोर्ट करने के लिए बाकी अफगानिस्तान के लोग आ जाते हैं। शुरू पश्तून से होता है और बाकी लोग भी इसमें आते हैं, और तालिबान को सपोर्ट करता है सऊदी अरब, यहाँ तक कि अमेरिका भी सपोर्ट करना शुरू कर देता है। अब इनमें काफ़ी लड़ाई होती है, कुछ दिनों में तालिबान का कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान पे हो जाता है, मुजाहिदीन खत्म हो जाते हैं और तालिबान का कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान पे हो जाता है। ये बात 90s की बात चल रही है। अब अमेरिका जो है वो चाहता है कि तालिबान को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि तालिबान बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था। लेकिन तालिबान चूंकि वहाँ पर अफगानिस्तान में कोई भी उसकी पावर को रोकने वाला नहीं है, ना यूएसआर है, ना मुजाहिदीन है, ना अमेरिका ही कुछ कर पा रहा है, तो अनकंट्रोल होकर अपने आप जो भी वो वैसा चाहते हैं वैसा कर रहे होते हैं। 90s के दशक में, खासकर लेट 90s में, अमेरिका के सिविलियंस के ऊपर और अमेरिका की एम्बेसीज के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं, ना सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर बल्कि दुनिया भर में अटैक होते हैं। और अटैकों में अगर देखा जाए तो एक लेवल आता है जब 2001 का अटैक होता है, जब अमेरिका के ट्विन टावर पे जहाज से वो अटैक कर देते हैं। उसके बाद अमेरिका का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है और अमेरिका कहता है कि अब मुझे फैसला लेना पड़ेगा, और अमेरिका जो अफगानिस्तान या तालिबान के खिलाफ बिल्कुल एक युद्ध छेड़ देता है और अफगानिस्तान उतर जाता है। और अल कायदा, और उस समय तक अल कायदा और तालिबान और इस तरह के कई ग्रुप्स और बन चुके हैं और इनका एक नेटवर्क बन चुका होता है। अमेरिका अफगानिस्तान के खिलाफ पूरा एक प्रॉपर युद्ध लड़ने की कोशिश करता है, उसको सफलता मिलती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी, लाख पैसा खर्चा करने के बावजूद भी वो तालिबान को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाता है। कमज़ोर कर देता है बट ख़त्म नहीं कर पाता है। इस बीच में 15, 16, 17 साल निकल जाते हैं, 2018 आ जाता है और अमेरिका महसूस करता है कि जो ये लड़ाई जो है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, इससे अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है। और अमेरिकन अब चाहता है कि यहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि लोग मर चुके हैं, पैसे का नुकसान हो चुका है, और यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर भी एक पब्लिक सेंटीमेंट बन चुका है कि अब हमें अफगानिस्तान छोड़ देना चाहिए। जैसे यूएसएसआर ने छोड़ा, वैसा अमेरिका के लोगों को भी लगने लगता है कि हमें भी छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ से होती बात बाहर निकलने की कि अफगानिस्तान को छोड़ा कैसे जाए। अगर ऐसे ही छोड़ देता है तो फिर से तालिबान वापस आ जाता है, तो पीस टॉक होती है, एक शांति वार्ता स्टार्ट की जाती है जिसपे तालिबान को ये कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि देखो भाई, तुम्हें क्या चाहिए तुम बता दो, हम तुम्हें दे देंगे, और एक ऐसा बीच का रास्ता निकालो जिससे कि तालिबान भी वहाँ पे अपना फ़ायदा देख ले, साथ में जो अफगान लोग हैं उनको फ़ायदा हो जाए और एक डेमोक्रेसी भी बनी रह जाए। इस तरह पे बात होती है। इसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करता है, तालिबान भी पार्टिसिपेट करता है, अमेरिका भी पार्टिसिपेट करता है, और कई राउंड्स ऑफ टॉक होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आता है। इसी साल, पिछले साल आपका अमेरिका का चुनाव होता है और डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद जो बाइडेन आते हैं और जो बाइडेन फैसला करते हैं कि हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। जो बाइडेन के कहने पर अमेरिकन जो हैं, सैनिक जो हैं, वो तुरंत ही अफगानिस्तान को छोड़ देते हैं। पीस टॉक एक तरह से बिल्कुल पूरी नहीं हुई होती है, आधी अधूरी पीस टॉक हुई होती है। अभी तक तालिबान ने जो वादे किए एक तो करे नहीं होते हैं, और बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते कि यहाँ जो वादे किए हैं, इसमें ये बोला है कि हम अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर अटैक नहीं करेंगे, अफगानिस्तान के जो सैनिक हैं उनको नहीं मारेंगे, पब्लिक को नहीं मारेंगे। जो थोड़े बहुत उन्होंने वादे किए भी हैं वो भी पूरा ना होने की संभावना रहती है कि हाँ भाई, अपनी बातें मुकर जाएंगे।
लेकिन अमेरिका को इतनी जल्दी होती जाने की कि कभी कभी तो ऐसा लगा कि वो बिना बताए ही निकल गए, बिना बताए, बिना ठीक से अफगानिस्तान की सेना को ट्रेन किए ही वो भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। अब जब अमेरिकन लगभग जा चुके हैं, अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ अफगान सेना रह गई है, अफगान पीपल रह गए हैं और तालिबान रह गया है। अमेरिका के छोड़ने के मात्र 6 दिन के अंदर ही लगभग 60% जो इलाका है तालिबान ने दोबारा कैप्चर कर लिया है। यहाँ तक कि जो राजधानी काबुल है, काबुल के ऊपर भी चारों तरफ से तालिबान ने अटैक, मतलब एक तरह से घेराबंदी कर ली है और कभी भी वो काबुल को अपने अपने अंडर में ले लेंगे। लगता है 8-10 दिन के अंदर पूरा अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के अंडर में आ जाएगा, जैसे पहले 90 के दशक में तालिबान के अंडर में आया था। अच्छा, अब बात हुई, जब बात यूनाइटेड नेशंस पे आती है कि भाई क्या किया जाए। अब ठीक है, अमेरिका चला गया है, अमेरिका ने गलती की है, लोग एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका ने गलती की है कि जिस तरह से रशिया छोड़ के चला गया था वैसे अमेरिका छोड़ के चला गया है, और तालिबान को फिर से पनपने का एक मौका मिल गया है। और अब जो अमेरिका ने किया है उसका जो भुगतान होगा वो अफगानिस्तान के लोग करेंगे, खासकर औरतें बच्चे करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तालिबान जब भी आता है पावर में तो औरतों और बच्चों पे बहुत अत्याचार होते हैं। शरिया कानून को जरूरत से ज़्यादा ही सख्ती से लागू करते हैं, बुर्खा होता है, पढ़ाई को मना किया जाता है, जो राइट्स अधिकार होते हैं औरतों के वो छीन लिए जाते हैं। ये सब चीज़ें बहुत होती हैं इसके अंदर। खैर, अब इसी बीच में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग होती है जिसकी अध्यक्षता हिंदुस्तान करता है, और उसका काम ये होता है कि जितने भी कंट्रीज हैं जो भी जिसमें अफगानिस्तान में जिनका स्टेक लगा हुआ है वो बैठें, बात करें और एक रास्ता निकालें कि अब क्या किया जाए। इसमें पाकिस्तान बोलता है कि मुझे भी इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन इंडिया मना कर देता है। क्यों? क्योंकि इंडिया और जहाँ तक कि अफगानिस्तान को भी लगता है कि भाई जो भी फसाद है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया है अफगानिस्तान को ना सिर्फ हथियार दिए हैं, पाकिस्तान को ना सिर्फ इजी पैसेज दिया है, मतलब अगर वहाँ पे अटैक होता है अफगानिस्तान के ऊपर तो उनके आतंकवादी भाग के पाकिस्तान में आ जाते हैं, आपने दिया है, बल्कि हर तरह का लॉजिस्टिक और हर तरह का मॉरल फाइनेंशियल सपोर्ट आपने किया है। तो आपको इस टॉक में बुलाने का मतलब बनता है, क्योंकि आप खुद एक कल्प्रिट की तरह हो, आप खुद एक गलती करने वाले लोग हैं, तो आपको बुलाना नहीं चाहिए। पाकिस्तान दूसरा बोलता है कि भाई अफगानिस्तान की लड़ाई में हमने बहुत रोल प्ले किया है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमने दिया है, हमारे सैनिक मरे हैं। और पाकिस्तान कहता है कि अगर तालिबान को अफगानिस्तान अनस्टेबल होता है तो उसको भी खतरा है। अब पाकिस्तान को खतरा कैसे? देखिए, अगर अफगानिस्तान अनस्टेबल होता है तो बहुत सारे रिफ्यूजी जो हैं वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ जाएंगे। लगभग 30 लाख रिफ्यूजी ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर हैं, अफगानिस्तान के अंदर। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, पूरी जो टीम है वो पाकिस्तान में ही तैयार हुई है, ठीक है। तो अब 30 लाख लोग आने का मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर और बर्डन पड़ना, उनको खाना खिलाना, उनको नौकरी देना। पाकिस्तान वैसे ही कोलैप्स हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा है। दूसरी बात है कि जो पश्तून इलाका है, जो थोड़ा इलाका अफगानिस्तान में है, थोड़ा पाकिस्तान के अंदर है, जो ट्राइब है, पश्तून ट्राइब है, वो उस पर वहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि बहुत से पश्तून जो है वो इधर आने की कोशिश करते हैं। जब लड़ाई अटैक होता है तो अफगानिस्तान से वो पाकिस्तान में आते हैं, तो ये एक बड़ा खतरा रहता है। तीसरा, तहरीक पाकिस्तान वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पाकिस्तान पे अटैक किया है, पाकिस्तान के 10,000 से ज़्यादा लोगों को और नेताओं को मारा है, ठीक है। और वो पाकिस्तान को समझता है कि एक दुश्मन है ये। तो तहरीक पाकिस्तान का एक बड़ा खौफ रहता है, रिफ्यूजी का बड़ा एक डर है वहाँ पे। तो पाकिस्तान अपने पॉइंट रख रहा है कि भाई अगर अफगानिस्तान अनस्टेबल होता है तो मुझे भी बहुत खतरा है और मैं खुद बड़ा भुक्तभोगी हूँ। लेकिन वही दुनिया बोलती है कि भाई तुम भुक्तभोगी नहीं हो, तुम कह रहे हो भुक्तभोगी हो, लेकिन माना ठीक है तुम्हें थोड़ा सा नुकसान हुआ, बट तुमने ही आग से खेला है, तुम अभी भी नहीं सुधर रहे हो। तुमने जो पैसा फंडिंग दी है तालिबान को, वो सब तालिबान को जिंदा रखने में बहुत उसने हेल्प किया, और आज जो तालिबान जिंदा है वो तुम्हारे कारण जिंदा है, इसलिए तुम्हें तो हम बुला नहीं सकते नहीं है। तो इंडिया में है और चाइना भी वगैरह भी आएंगे, रशिया आएंगे। तो अब देखिए इस मीटिंग में क्या निकल के आता है। अभी तो मीटिंग प्रोसेस चल ही रहा है। फिलहाल मेरा इस वीडियो का मकसद था कि आपको मैं एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दे पाऊँ कि शुरुआत कहाँ से हुई है, क्यों हुई है, और इसके पीछे क्या कारण रहा है, अब किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि तालिबान अगर अफगानिस्तान को कैप्चर करता है तो इस पर इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का लगभग 20 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। ना सिर्फ पैसे के इन्वेस्टमेंट है, बल्कि एक तरह समझिए कि एक जियो
स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि अफगानिस्तान अगर कमज़ोर पड़ता है वहाँ पर हमारा है, तो इंडिया का जो सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ता है जहाँ से वो ट्रेड कर सकता है, तो वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, उधर पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर चाइना को भी मिलाकर कश्मीर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डर हैं जो इंडिया को सता रहा है। इसलिए इंडिया चाहता है कि किसी तरह से वहाँ डेमोक्रेटिक सरकार बने, लोकतांत्रिक सरकार बने, तालिबान खत्म हो जाए या कम से कंट्रोल रहे और उसका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रहे, जिससे कि इंडिया अपना एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाए। अब आगे क्या होता है ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा आपको। धन्यवाद।